पढ़ लिया भाई? अरे पढ़ लिया क्या? देखो भाई, हम डिस्कस कर रहे थे, हमने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सबसे पहले हमने किसके बारे में जिक्र करा था? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा हमने इंसेमिनेशन। तीसरा हमने फर्टिलाइजेशन। चौथा हमने इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट जेस्टेशन। नेक्स्ट पार्चुरेशन। आज हम जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जो है बच्चा पूरा का पूरा वहां पर तैयार होता है। कहां पर? यूट्रस में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन यूट्रस, यानी कि हम सिंपल ये बोल देंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसका होगा? फीटस का होगा। और कहां पर होगा? यूट्रस में होगा। तो उसी को पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना। तो किस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ध्यान सुनना। हमने जो इम्प्लांटेशन वाला सारी चीजें देख ली थी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, हम बात करेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि जो फीटस है, वो फीटस क्या होता है? फीटस कंप्लीट डेवलप कितने टाइम में होता है भाई? ह्यूमन फीटस कंप्लीट डेवलपमेंट कब होता है? अरे कंप्लीट डेवलपमेंट टाइम पीरियड क्या होता है इसका, मैंने बता रखा है। हाँ, क्या होता है भाई? 9 मंथ होता है ना, 9 महीने तक, 9 मंथ तक ये कंप्लीट डेवलपमेंट होता है फीटस का। कहां पर? एम्ब्रियो यूट्रस में, है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब है कि फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट कहां पर? इन यूट्रस। तो उस कितने महीने तक होता है? 9 महीने तक। किसमें? इन ह्यूमन फीमेल। किसमें भाई? ह्यूमन फीमेल में। ठीक, इतनी बातें हमें अच्छे से आती है कि ह्यूमन फीमेल में जो डेवलपमेंट होता है फीटस का, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, वो 9 महीने तक होता है, यानी 9 मंथ तक होता है यूट्रस में। ठीक, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यूट्रस बनाऊं यहां पर, तो इस तरह से मान लीजिए यूट्रस है। ध्यान सुनना सृष्टि, ध्यान सुनना यहां पर कि हम बना रहे हैं, यहां पर यूट्रस बना रहे हैं, ये यूट्रस बना रहे हैं यहां पर, इस तरह से जो है यूट्रस बना रहे हैं, है ना। आज यूट्रस ही यूट्रस बनाएंगे भाई, है ना। यहां पर यूट्रस बना रहे हैं इस तरह से, इस तरह से। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, यहां पर यूट्रस इस तरह से, ये यूट्रस है। यहां पर क्या होगा? सर्विक्स होगा। ध्यान सुनना, ये मैं बना रहा हूं क्या है? ये हमारे पास यूट्रस, हमारे पास मतलब फीमेल के पास क्या होगा? ये यूट्रस, ये यूट्रस है। और ये यूट्रस की क्या है? वॉल है। अलग अलग वॉल होती है ना यूट्रस की। ये कितनी वॉल होती है यूट्रस की? 3 वॉल होती है ना यूट्रस में। इस तरह से जो है यूट्रस है, एक साइड से थोड़ा सा ऐसा बन रहा है ना। ये है यूट्रस इस तरह से, ठीक, ये यूट्रस है। और यूट्रस की कितनी लेयर होती है पता है भाई? कौन कौन सी? हाँ, ये हमारे पास यूट्रस, और यूट्रस की ये पहली लेयर, दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर, इस तरह से। ऐसे यहां से भी पहली लेयर, दूसरी लेयर और देन तीसरी। ये तीनों लेयर हमने अच्छे से पढ़ी है, ये तीनों लेयर अच्छे से पढ़ी है। ये पूरा का पूरा यूट्रस, इधर से भी ये यूट्रस, इधर ये चीज है ना। ये यूट्रस की जो है दूसरी लेयर, ये यूट्रस की तीसरी लेयर, ये चीज, ये है पूरा का पूरा यूट्रस। ध्यान सुनना, ये पूरा का पूरा यूट्रस है। ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है यूट्रस की, क्या है भाई इसका नाम? सबसे बाहर वाली का नाम क्या है? अबे क्या है? पेरीमेट्रियम। ये सबसे बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम। मिड वाली लेयर क्या है? मायोमेट्रियम। और अंदर वाली लेयर क्या है? एंडोमेट्रियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंडोमेट्रियम। तो ये यूट्रस की 3 लेयर, ये भी यूट्रस पूरा का पूरा, ये एरिया क्या है पूरा का पूरा? ये पूरा का पूरा एरिया क्या है भाई? यूट्रस है। क्या है ये? यूट्रस। पूरा का पूरा एरिया ये यूट्रस है। अब क्या होता है, यहां पर एम्ब्रियो अटैच होता है, और यूट्रस के इस वाले रीजन, जहां पर एम्ब्रियो अटैच होता है, उस वाले रीजन को कहते हैं फंडिक रीजन या फिर फंडस। ठीक, फंडस कहते हैं या फिर फंडिक रीजन कहते हैं। इस फंडिक रीजन पे, इस फंडस रीजन पे क्या होता है? अटैचमेंट होता है। यानी कि यूट्रस का ये वाला भी एरिया है, ये वाला भी एरिया है, ये वाला भी एरिया, ये पूरे यूट्रस के एरिया है। ठीक, इसमें भी 3 लेयर, इसमें भी 3 लेयर, इसमें भी 3 लेयर।
लेकिन अटैचमेंट जो यूट्रस होता है वो फंडस वाले एरिया में होता है, और फंडस वाले एरिया में जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली वॉल होती है एंडोमेट्रियम, वहां पर अटैच होता है। एंडोमेट्रियम काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ अभी क्या होगा? अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहां पर क्या होगा? एम्ब्रियो अटैच होगा। तो किस वाले रीजन पे? फंडिक रीजन पे। ये फंडिक रीजन पे क्या हो रहा है? ये अटैच हो रहा है। फंडिक रीजन पे क्या हो रहा है? ये अटैच हो रहा है। तो इस तरह से जब ये फीटस यहां पर पूरा का पूरा बनता है, जैसे मैंने कल बनाया था, मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में देखा था भाई, और राजू बना के देखा था कि यहां पर क्या है? ये राजू है। ये क्या है भाई? राजू। ये है राजू। इस तरह से ये राजू है, ये राजू की टांगे, ठीक है, ये इसका जो है आंखें, ये बाल हैं, ये मुंह है उसका, ये नाक, ठीक। तो ये राजू है, और राजू जो अटैच होगा, किससे? इससे, इस फंडिक वाले रीजन से। और यहां पर होती है एक ट्यूब इस तरह से, जो उससे बीच से पेट से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, बिल्कुल नाभि से जो जुड़ी हुई होती है इस तरह से। और इस वाली ट्यूब को क्या कहते हैं? ये जो ट्यूब है, इस वाली ट्यूब को क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं हमारे पास, यानी कि ये पहले तो प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा के बाद जो ये ट्यूब होती है इस तरह से, ये इससे जुड़ी नहीं रहती, यानी कि ये इस वाले से नहीं जुड़ी रहती। पहले इससे बाहर क्या होता है? इसके बाहर क्या होता है? पूरा का पूरा ये रीजन बनता है, ये जो है डॉटेड रीजन जो मैं बना रहा हूं, ये होता है प्लेसेंटा। ये रीजन क्या होता है? पूरा का पूरा प्लेसेंटा का रीजन होता है। ये पूरा का पूरा प्लेसेंटा होता है। ये प्लेसेंटा है, ये वो मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटा, ठीक। प्लेसेंटा क्या होती है? एक थिन मेम्ब्रेन होती है, एक मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर फीटस रहता है। अब ये मेम्ब्रेन जो है, ये प्लेसेंटा क्या है? ये प्लेसेंटा एक मेम्ब्रेन है। अभी इस प्लेसेंटा के बारे में बात करेंगे। ये प्लेसेंटा एक मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा रहता है। जिसके अंदर क्या होता है भाई? फ्लूइड भरा रहता है। इस तरह से फ्लूइड होगा इसके अंदर, इस तरह से ये फ्लूइड, यानी कि लिक्विड फ्लूइड इसके अंदर, या फ्लूइड होगा इसके अंदर, है ना, इस तरह से फ्लूइड। और ये क्या है? ये प्लेसेंटा, और ये अपने पास क्या है भाई? फीटस। ये क्या है? फीटस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? राजू। ये क्या है? राजू, जिसको हम बोल रहे थे, है ना, वो क्या है? फीटस, ठीक है। ये फीटस है, बच्चा है, मतलब जो वहां पर डेवलप हो रहा है। ये प्लेसेंटा है, और ये प्लेसेंटा और फीटस को जोड़ने वाली, जो प्लेसेंटा और फीटस को जो जोड़ती जो ट्यूब है, उस ट्यूब को कहते हैं हम क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं उसको? अम्बिलिकल कॉर्ड। उसको क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी कि प्लेसेंटा और फीटस को जोड़ने वाली ट्यूब को क्या कहते हैं? अम्बिलिकल ट्यूब। ये प्लेसेंटा है, और ये प्लेसेंटा एक मेम्ब्रेन होती है जो फीटस के चारों तरफ प्रेजेंट होती है ना। और ये जो इस फीटस के चारों तरफ प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? लिक्विड फ्लूइड भरा होता है। ये लिक्विड फ्लूइड इसलिए भरा होता है कि जब वो लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उस बीच में अगर वो कुछ काम कर रही है, घर का कुछ काम कर रही है, तो उसका जो फिजिकल जर्क पड़े, यानी कि पता चल रहा है वो सीढ़ियों से उतर रही है ना, ये जर्क पड़ रहा है, कैसे भी जर्क पड़ रहा है, कुछ काम कर रही है। जैसे जो है पहाड़ों की औरतें, गांव की औरतें क्या करती हैं? बहुत सारा वर्क करती है ना। प्रेग्नेंट के दौरान भी जो है वो काफी सारा काम करती है, घर का पूरा घर बार को संभालती हैं। तो नेचर ने मतलब ऐसी मेहनती औरतों के लिए ऑलरेडी से क्या कर रखा है कि भाई उनके जो होने वाले जो बच्चा है उसको कोई नुकसान ना हो, कोई फिजिकल जर्क पड़ने से। क्योंकि जब उस पे जर्क पड़ेगा तो वो जर्क उस बच्चे पे नहीं पड़ेगा। वो जर्क क्या लगेगा? जैसे उसके पेट पे कोई जर्क पड़ा तो वो जर्क, वो डायरेक्ट इफेक्ट किसको नहीं जाएगा? बच्चे को नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा तो उस फ्लूइड के अंदर है ना, मतलब वो प्लेसेंटा के अंदर फ्लूइड है और बच्चा उस फ्लूइड में है, ठीक। जो जर्क पड़ेगा वो फ्लूइड पे पड़ेगा, और फ्लूइड क्या कर देगा? उस जर्क के इफेक्ट को कम कर देगा। बहुत सारी लेडीज क्या कर जाती हैं?
गिर भी जाती हैं उस दौरान, है ना, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो है पता चला सीढ़ियों से उतर रहे हैं और पांव फिसला और गिर गई, तो उसमें जर्क पड़ेगा, तो वो जर्क जो पड़ेगा वो डायरेक्ट उसके बच्चे को नहीं पड़ेगा, यानी कि उस बच्चे को भी क्या रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब है वो डायरेक्ट जर्क उस बच्चे को ना पड़े, उस जर्क को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं इस फ्लूइड को? एमनियोटिक फ्लूइड। यहां पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इस तरह से ये फ्लूइड क्या करता है, किसी भी फिजिकल जर्क से बच्चे को बचाता है, प्रिवेंट करता है, यानी कि जो फीटस है उसको प्रिवेंट करता है एनी फिजिकल जर्क, है ना। तो इन चीजों के बारे में जो है हम काफी अच्छे से एक एक चीजें पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है। प्लेसेंटा एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो प्रेजेंट होती है आउटसाइड ऑफ डेवलपिंग फीटस। डेवलपिंग फीटस के जो चारों ओर प्रेजेंट होती है ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा उस डेवलपिंग फीटस को क्या करती है, यहाँ पर न्यूट्रिशंस का काम करती है, यानी कि न्यूट्रिशंस देती है ना, ऑक्सीजन देती है, जो भी न्यूट्रिशंस, जो भी चीजें उसको चाहिए, एंटीबॉडीज उसको चाहिए, वो सारा का सारा काम इसका यहाँ पर देने का होता है। यानी कि बच्चा जब पेट में रहता है, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसको वो सारी न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन तो चाहिए उसको, भले वो खाना नहीं खा रहा लेकिन उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए भाई उसको, है ना, वहां पर रहने के लिए और वहां पर क्या होना, डेवलप होने के लिए उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो न्यूट्रिशन देने के लिए ये प्लेसेंटा होती है, ये प्लेसेंटा वॉल क्या करती है, उसको न्यूट्रिशन देती है। ठीक, जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है यानी कि इस प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक, माँ भी जब अच्छा फूड खाएगी, जैसे बोलते हैं कि प्रेग्नेंट है ऑलरेडी तो उसको खट्टा मत खिला, उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि बच्चे पे भी इफेक्ट होता है उसका, है ना। यानी कहने का मतलब, इस तरह से कहने का मतलब ये चीज है, कहने का मतलब है अच्छी चीजें खिलाई जाती है कि बच्चा जो है बिल्कुल अच्छा सा हो, है ना। तो अच्छी चीजें खिलाई जाती हैं, जैसे ये नेगी जो है अच्छा सा पैदा हो, है ना। कहने का मतलब है कि अच्छी चीजें खिलाई जाती है तो कि उसका इफेक्ट भी बच्चे पे पड़ता है ना। तो अनवांटेड चीजें नहीं खिलाई जाती उस चीज पे, है ना। यानी कि स्पेशली बोलता है कि भाई ये लेडी प्रेग्नेंट है, इसका ध्यान रखना, है ना। तो यानी कि अच्छी चीजें वहां पर खिलाई जाती है। अली ध्यान सुनना, यहाँ पर ध्यान सुनना। तो कहने का मतलब है प्लेसेंटा जो एक मेम्ब्रेन है जो उसको क्या काम करेगी, किसका काम करेगी, न्यूट्रिशंस देने का काम करेगी। तो हम एक एक करके ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। प्लेसेंटा क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है और ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम क्या डाल रहे हैं भाई टॉपिक, प्लेसेंटा। सबसे पहले सारे बच्चे जो है टॉपिक डालेंगे क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में जो है इसमें लिखेंगे कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड डेवलपिंग फीटस। मेम्ब्रेन प्रेजेंट यानी कि सिंपल यहां पर क्या लिख दिया, मेम्ब्रेन प्रेजेंट प्लस एंटी। ये प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट है भाई, ये ध्यान सुनना, ये प्लस एंटी का मतलब क्या है, प्रेजेंट। मेम्ब्रेन प्रेजेंट कहां पर, आउटसाइड ऑफ डेवलपिंग, ध्यान से सुन ले भाई, डेवलपिंग फीटस। जो भी मेम्ब्रेन डेवलपिंग फीटस के चारों तरफ पाई जाती है उसी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, है ना, प्लेसेंटा बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, प्लेसेंटा हेल्प करती है न्यूट्रिशंस में, डेवलपिंग फीटस को वो क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशंस। प्रोवाइड न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिटिव मेम्ब्रेन है, ये न्यूट्रिशन देती है किसको, प्रोवाइड न्यूट्रिशन यानी कि खाना पीना देती है, फ्रूट ना, फूड वगैरह सारी चीजें जो है उस सारी न्यूट्रिशंस की जो है कमियां दूर करती है। प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू द डेवलपिंग फीटस। उस डेवलपिंग फीटस को क्या दे रही है, ये न्यूट्रिशंस दे रही है। दूसरा काम क्या होता है इसका, ये एंटीबॉडी भी प्रोवाइड करती है ना। ये क्या करती है, प्रोवाइड एंटीबॉडी टू द डेवलपिंग फीटस, एंटीबॉडी टू द डेवलपिंग फीटस। ये डेवलपिंग फीटस को क्या देती है भाई, एंटीबॉडी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है भाई, ये कौन सी मतलब क्या करती है यहां पर, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी हमारे पास जो है
चार पांच टाइप की एंटीबॉडी होती हैं, उनमें से कौन सी एंटीबॉडी देती है? ये IgG एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी? IgG एंटीबॉडी। ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो है एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी क्या होती है? हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। कहने का मतलब है हमारी इम्यूनिटी। अगर हमारी एंटीबॉडीज ठीक हैं, हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज ठीक हैं, तो कोई भी एंटीजेंस हमें डिफेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि कोई भी बीमारी हमें आसानी से नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब है एंटीबॉडी यानी कि जो एंटीजेंस के रेजिस्टेंस होता है, अगेंस्ट में काम करता है ना। एंटीबॉडी क्या होती है? जो एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करता है। कोई बीमारी पैथोजेंस बाहर से आ गया तो उसमें क्या होगा? एंटीबॉडी पहले से तो उसको वो मार गिराएगी, ठीक है। तो IgG वाली एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा से मिलती है। बच्चों को प्लेसेंटा में ही मिल जाती है, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है उसको IgG एंटीबॉडी मिल जाती है पहले। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है ये एंटीबॉडी भी देती है, साथ साथ यहां पर ये जो है साथ यहां न्यूट्रिशन दे दी, एंटीबॉडी दे दी, और बहुत सारे ये जो है और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स चीजें यहां पर ये प्रोवाइड करती है। तो मेनली हमने खैर इसमें यही याद रखना है, न्यूट्रिशंस और ये चीज। और न्यूट्रिशंस में जो है साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि ये गैस भी प्रोवाइड करेगी, यानी कि गैस वगैरह, यानी कि जो ऑक्सीजन का जाना, CO2 का निकलना, सारी चीजें है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये उसको न्यूट्रिशंस के साथ साथ क्या प्रोवाइड करवाएगी? गैसेस प्रोवाइड करवाएगी, यानी कि जो भी चीजें होगी उसको भी वो प्रोवाइड करवाएगी, है ना। प्रोवाइड ऑक्सीजन गैस, है ना, और वहां से एंड प्रोवाइड O2 एंड, यानी O2 तो प्रोवाइड करेगी, और वहीं जो डेवलपिंग फिटस को O2 प्रोवाइड करेगी, और वहां से डेवलपिंग फिटस से फिर क्या उठाएगी? CO2 निकालेगी, है ना। एंड रिमूव CO2 यानी कि गैस वगैरह। तो मेन फंक्शन इसके ये हैं। अब ये फंक्शंस क्या है? ये क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्लेसेंटा करवा रहा है। अब प्लेसेंटा करवा तो रहा है, ये प्लेसेंटा देने के लिए ये सारी चीजें तैयार है। अब लेके कौन जाए? लेके जाता है ये वाली नली लेके जाती है जो यहां पर बीच में है। ये वाली नली लेके जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड वो ट्यूब होती है जो प्लेसेंटा और फीटस को जोड़ती है, और यही यहां पर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशंस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है। आई बात समझ में? तो हम दूसरा टॉपिक डाल रहे हैं यहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है भाई। तो अम्बिलिकल कॉर्ड दूसरा टॉपिक डाल रहे हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या हो गया कि ये क्या है? ट्यूब है, मेम्ब्रेनस ट्यूब है। एक मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है जो किसको कनेक्ट करती है? धीरू किसको कनेक्ट करती है? प्लेसेंटा और फेटस को, है ना। ये मेम्ब्रेनस ट्यूब, मेम्ब्रेन की बनी हुई ट्यूब, मेम्ब्रेनस ट्यूब, ये क्या है? एक मेम्ब्रेनस ट्यूब है। क्या है भाई? अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? मेम्ब्रेनस ट्यूब, जो क्या करती है? कनेक्ट क्या कनेक्ट करती है? कनेक्ट क्या? कनेक्ट प्लेसेंटा टू द फीटस, यानी कनेक्ट प्लेसेंटा है ना, टू द फीटस से प्लेसेंटा को जोड़ती है, या फिर फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ती है, दोनों है ना, एक ही चीज है। प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ती है, फिर फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ती है। और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशंस और गैसेस का ये यहां पर काम करती है। यहीं से न्यूट्रिशंस आता है, यहीं से गैसेस आती है। पेट में जब बच्चा रहता है तो बच्चा जो है मुंह से खाना नहीं खाता, न्यूट्रिशन मुंह से नहीं खाता कि हाँ आ गया, है ना। तो कहने का मतलब वो कहां से जा रहा है? बच्चे का मुंह तो तब खुलता है ना जब वो बाहर आता है, इस रंगीन दुनिया, हसीन दुनिया को देखता है, तो उसका मन गाली देने को करता है कि कहां आ गया मैं, है ना। तो कहने का मतलब है तो वहां उसका मुंह खुलता है, अंदर तो उसका मुंह जो है खुलता ही नहीं है ना। तो वो न्यूट्रिशंस कहां कैसे मिलता है? वो न्यूट्रिशंस प्लेसेंटा से मिलता है, और कहां से ट्रांसफर होता है? इस अम्बिलिकल कॉर्ड से, इस ट्यूब से ट्रांसफर होता है वो न्यूट्रिशंस और वो गैसेस, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ, यहां पर एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट गैसेस, यानी ऑक्सीजन और CO2, यानी कि डिफरेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिशंस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन का तो एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन एंड CO2 गैस का एक्सचेंज होगा यहां से, है ना। एंड हेल्प, यानी कि क्या करता है, न्यूट्रिशंस को यहां से यहां लाता है और रिमूव क्या, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो इसको यहां से रिमूव करता है। क्या ये प्रोवाइड कर रहा है ना, एक्सचेंज थोड़ी नहीं कर रहा है, एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहा है, इसने दे दिया भाई, बोला हम ऑक्सीजन तुम्हें देंगे, तुम हमें CO2 दे देना, ठीक है। प्लेसेंटा CO2 निकाल देती है और ऑक्सीजन को वहां डाल देती है, पर वो देने और लेने का काम तो क्या है, ऑक्सीजन का, पर उसको पहुंचा कौन रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड। आ रही बात समझ में, ये कुछ नहीं करती, ये बस रास्ता है, ये रास्ता, ये दे थोड़ी नहीं रहा, ये तो रास्ता है, ये ऑक्सीजन थोड़ी नहीं दे रहा, ये तो रास्ता है, ये न्यूट्रिशन थोड़ी नहीं दे रहा, ये तो रास्ता है। आ रही बात समझ में, है ना। तो कहने का मतलब है ये ऑक्सीजन और CO2 का क्या करवा रहा है, एक्सचेंज करवा रहा है, और साथ ही साथ यहां पर क्या है, ये न्यूट्रिशंस भी लेके आता है, कैरी न्यूट्रिशंस फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, यानी कि ये क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है उस न्यूट्रिशंस को, ये न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, कैरी न्यूट्रिशंस फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या आ रहा है, अबे क्या आ रहा है, प्लेसेंटा से न्यूट्रिशंस लेके आ रहा है, कैरी न्यूट्रिशंस फ्रॉम प्लेसेंटा टू द फीटस तक लेके आ रहा है उस न्यूट्रिशंस को, और उस फीटस में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रखा है वो भी इसी के थ्रू रिमूव होता है ना। एंड रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो भी गंदगी प्रोडक्ट है ना, वो भी जो भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हैं वो भी इसी से निकलेंगे बाहर। रिमूव यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फीटस। इतनी बात समझ में आई भाई, इल्मा को बात समझ में आई इतनी, है ना। तो कहने का मतलब है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये प्लेसेंटा है। धीरू बात समझ में आई, ये प्लेसेंटा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये क्या होता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इसको थोड़ा सा यहीं पर समझ लेते हैं। ये बच्चे को क्या करता है, फिजिकल जर्क से बचाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल जर्क से इसको क्या करेगा, फीटस को प्रिवेंट करेगा, है ना। प्रिवेंट, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात है, प्रिवेंट फीटस, ये फीटस को क्या करेगा, प्रिवेंट फीटस फ्रॉम एनी फिजिकल जर्क, है ना। एनी फिजिकल जर्क, कोई फिजिकल जर्क लग गया, कोई झटका लग गया, है ना, जोर का झटका, कोई कुछ भी लग गया, तो उस झटके को ये क्या करेगा, वो फीटस पे ना जाए, वो डायरेक्टली वो झटका फीटस पे ना जाए, उसको वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इतनी बात समझ में आई भाई, इतनी बातें समझ में आई, है ना। तो इसको छाप लीजिए, जहां कोई डाउट हो मेरे से पूछ लीजिए, और इसको छाप लो बेटा, छाप। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है, सृष्टि को कोई डाउट है पूछ ले, इल्मा को कोई डाउट है, सृष्टि 2 को कोई डाउट है, अनुराधा को कोई डाउट है, नहीं है, आयुष को, अदिति को कोई डाउट है, जल्दी छापो भाई, जल्दी छाप। समझ में तो आया ना। ध्यान सुन, टॉपिक अपने पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें, मेंस्ट्रुअल कब होता है, ये तब होता है जब क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, है ना। तो यहां पर सब बच्चे लिखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, इफ एग नॉट फर्टिलाइज, अगर एग क्या नहीं होता, फर्टिलाइज नहीं होता, अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि जब एग को स्पर्म नहीं मिलता तो वो फ्यूजन नहीं होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो उस दौरान ये घटनाएं होती हैं। होता क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, थोड़ा सा समझते हैं कि अगर मैं बात करूं ये क्या है, ओवरी है। थोड़ा सा ध्यान सुनना ये चीज, ये क्या है, ओवरी है, ठीक है भाई, ये ध्यान सुनना, ये ओवरी है यहां पर,
इस तरह से, ये है ओवरी। अब इस ओवरी ने क्या बनाया, ये ओवरी है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये है ओवरी। और ओवरी क्या बनाएगी, एग रिलीज करेगी, ठीक है। ओवरी क्या करेगी भाई, एग रिलीज करेगी, ये ओवरी है, ये ओवरी, ये एग रिलीज करेगी। अब जैसे ही ओवरी एग रिलीज करेगी, जैसे मान लीजिए इस वाली ओवरी ने ये एग रिलीज कर दिया, ये एग रिलीज हो गया, ये एग हुआ। जब ओवरी से एग रिलीज होता तो उसको क्या बोलते हैं, ओवोल्यूशन, ओवोल्यूशंस बोलते हैं उसको, ठीक। जब ओवरी एग रिलीज करती है तो उस घटना को क्या बोलते हैं, ओवोल्यूशंस। अब ओवरी ने क्या कर दिए, एग रिलीज कर दिए, एग रिलीज करा ओवरी ने। अब ओवरी को यह थोड़ी नहीं पता कि भाई स्पर्म आएगा या नहीं आएगा, ओवरी को यह पता नहीं, वो हर मंथली क्या कर रही है, हर मंथ क्या कर रही है, ओवरी एग रिलीज कर, यानी कि ओवोल्यूशन जो है, यानी ओवोल्यूशन का मतलब होता है रिलीजमेंट ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, वो है ओवोल्यूशन। और ये क्या हो रहा है, एवरी मंथ, हर महीने चलता है ये, एवरी मंथ, ठीक। और मंथ में कब, 28 से 34-35 दिन के बीच में, हर 28वें से लेकर 34 या 35 या 32 से 34वें दिन में, डेज में रिपीट होता है, मतलब, है ना। तो ओवोल्यूशन जो है, जब ये ओवोल्यूशन रिपीट होता है हर 28 से 32 दिन में, हर महीने के 28 से 32 दिन में, ये ओवोल्यूशन क्या होता है, रिपीट। ओवोल्यूशन का मतलब होता है रिलीजमेंट ऑफ ओवम, रिलीजमेंट ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। आई बात समझ में, जैसे रिलीज करा तो यहां पर ये यूट्रस है, ये यूट्रस की जो है 3 लेयर होती भाई, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, इस तरह से यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, इसकी 3 लेयर प्रेजेंट होगी। ध्यान सुन, यहां पर इस यूट्रस की क्या होगी भाई, 3 लेयर प्रेजेंट होगी। यहां पर इस यूट्रस की क्या होंगी, 3 लेयर प्रेजेंट होगी। अब यहां पर यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, हमें पता है कौन सी है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। वो क्या करती है, जैसे ही ये ओवरी ने एग रिलीज करा तो वो एंडोमेट्रियम वॉल जो है, खंडोड़ी ध्यान सुनना, जैसे ही इस ओवरी ने एग रिलीज करा तो ये एंडोमेट्रियम वॉल क्या करती है, इसका स्वागत करने के लिए रजाई गद्दों का बंदोबस्त करती है। रजाई गद्दों का मतलब, कहने का मतलब है ये और एक्स्ट्रा सेल बनाती है। कैसे, ध्यान से सुनना, यहां पर ओवरी ने एग रिलीज करा, हर मंथ ओवरी क्या कर रही है, एग को रिलीज करेगी, ओवरी ने एग रिलीज कर दिया। अब ये एग रिलीज हुआ है, तो जब ये एग रिलीज होता है तो यूट्रस को लगता है कि अगर कोई गलती से स्पर्म आ गया, गलती से आया या फिर जानबूझ के आया, जैसे भी आया, यानी कि अगर स्पर्म आया और यहां फर्टिलाइजेशन हो गया, धीरू, अगर स्पर्म आया और यहां फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। उस एम्ब्रियो को अटैचमेंट के लिए, उस एम्ब्रियो को इंप्लांट करने के लिए, है ना, उस एम्ब्रियो को इंप्लांट करने के लिए अच्छे खासे रजाई गद्दे होने चाहिए, बिल्कुल नाजुक सा एम्ब्रियो आएगा तो अच्छे से रजाई गद्दे होने चाहिए, अच्छे से बॉल मोटी मोटी होनी चाहिए, है ना। तो क्या करता है कि अगर मैं बोल रहा हूं ये यूट्रस की जो है 3 लेयर हमारे पास है, ध्यान सुनना, ये 3 लेयर है, तो होता क्या है, इसमें से जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है, सबसे जो अंदर वाली वॉल होती है, जैसे ये एंडोमेट्रियम वॉल है, ये भी एंडोमेट्रियम वॉल, ये भी एंडोमेट्रियम वॉल, इस तरह से, तो ये क्या करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनाती है। ये तब एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनाती है जब यहां से ओवोल्यूशन होने वाला रहता है। ड्यूरिंग ओवोल्यूशन यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो क्या बना देती है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बना देती है, यानी कि वो बहुत मोटी हो जाती है। वो मोटी इसलिए होती है क्योंकि उसे पता है कि अगर किसी ने गलती कर दी, है ना, या फिर किसी ने जानबूझ के कर दी, क्या कर दी,
यानी कि यहां पर फर्टिलाइजेशन, अगर इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी स्पर्म अगर आ गया तो इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट, जाइगोट को एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो को जो है अटैचमेंट करने के लिए उसके लिए क्या होना चाहिए, पूरी व्यवस्था कर देता है ये, यानी कि यहां पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बना देता है, बहुत मोटी ये लेयर बन जाती है। एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाती है, एंडोमेट्रियम वॉल गेट थिक ड्यूरिंग ओवुलेशन, यानी कि अगर हम क्या लिखेंगे कि ये एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाएगी, गेट थिक, ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, कब, ड्यूरिंग ओवल्यूशन, ओवल्यूशंस के दौरान ये क्या हो जाएगी भाई, मोटी हो जाएगी। अरे बात समझ में नहीं की, बात समझ में आ रही है, तो ये ओवल्यूशंस के दौरान क्या हो जाएगा, मोटी हो जाएगी। मोटी इसलिए होगा क्योंकि ये स्वागत करेगी, है ना, यहां से ओवल्यूशन हुआ, ये मोटी होगी, इसने एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल बना दिया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन यानी कि हम बोल रहे हैं ये मोटी, ये थिक हो गई किसकी वजह से, क्योंकि यहां पर क्या बने, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल बन, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल, उस एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल बन गई, मोटी हो गई, इस वजह से वो मोटी हुई, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल बने तो इस वजह से वो क्या होगी, मोटी होगी एंडोमेट्रियम। तो अगर मान लीजिए ये ओवम यहां से रिलीज हुआ है, तो ये ओवम यहां पर इंतजार करता है किसका, साथी का, कि कोई आए और मुझसे भिड़े, है ना, और वो कितने दिन तक इंतजार करता है, पूरे 1 दिन तक, यानी कि 24 घंटे तक। दूसरी बात, 24 घंटे में भी कोई नहीं आता है तो फिर भी उसको लगता है फिर कोई आए, थोड़ा आगे बढ़ता है, आए तो फिर कोई, यानी कि 36 या फिर 48 घंटे तक ये क्या करता है, यहां पर इंतजार करता है। अगर देखें, वैसे तो एनसीईआरटी तुम्हारी 1 दिन कह रहा है, यानी कि 24 घंटे कह रहा है, लेकिन क्या है, 1-2 दिन इसकी लाइफ स्पैन होती है। यहां पर लाइफ स्पैन मतलब तब तक ये फंक्शनिंग रहता है, तब तक क्या रहता है, ये एग फंक्शनिंग एग रहता है। कब, कितने दिन तक वेट करेगा, 1 to 2 डेज यहां पर ये इंतजार करेगा। लेकिन इस बीच, इस 48 या फिर 72 घंटे, यानी 1 to 3 डेज तक हम बोल सकते हैं, 1 to 3 डेज कर लो, तो यहां बीच में 2 भी आ जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक ये इंतजार करेगा, यानी कि 72 घंटे तक इसने इंतजार किया। लेकिन अगर कोई स्पर्म नहीं आया तो फिर क्या होगा, ये ध्यान सुन, क्या होगा, ये एग इंतजार करेगा पहले स्पर्म का, स्पर्म आए कि इसको फर्टिलाइजेशन करे, इसको फर्टिलाइज करे इसको। लेकिन क्या होगा, अगर यहां पर स्पर्म नहीं आएगा तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा, इंतजार करेगा, उसके बाद अगर नहीं आया तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, जब ये टूटेगा इनको खबर हो जाएगी कि भाई आया वहां कुछ नहीं है, जो टेंट टुंटे का सामान लगा है उसको फिर जो है हटा दो, वहां से जो व्यवस्था करी है उस व्यवस्था को हटा दो। ध्यान सुन ले भाई खंडूड़ी, है ना। तो कहने का मतलब है अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसके बाद ये आगे आएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, ये रप्चर्ड हो जाएगा, रप्चर्ड। ये एग क्या हो गया, रप्चर्ड हो गया। रप्चर्ड मतलब टूट जाता है ना, यानी कि जिस चीज का इंतजार कर रहा होता वो नहीं मिला तो टूट ही जाएगा। तो कहने का मतलब है ये एग क्या हो जाता है यहां पर, ये एग क्या हो जाता है यहां पर, एग रप्चर्ड हो जाता है। रप्चर्ड, रप्चर्ड का मतलब है टूट जाता है वो एग। ठीक, आई बात समझ में। यानी 1-2 दिन तक उसने इंतजार करा, उसके बाद वो क्या हो गया, रप्चर्ड। जब उसको कोई नहीं मिला, दिल टूट गया उसका, वो रप्चर्ड हो गया। जब वो रप्चर्ड हो गया, जब वही रप्चर्ड हो गया जिसके लिए व्यवस्था करी थी, तो फिर जो व्यवस्था है वो भी रप्चर्ड हो जाती है। वो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल भी क्या हो जाती हैं, वो जो है वो भी डिजेनरेट हो जाती हैं। वो क्या हो जाता है, रप्चर्ड मतलब ये रप्चर्ड हो गया। रप्चर्ड का मतलब डिजेनरेट होता है, डिजेनरेट। डिजेनरेट मतलब कि वो क्या हो गया, टूट जाएगा। डिजेनरेट का मतलब टूट जाएगा। अब जब वो टूट जाएगा तो ये भी टूट जाएंगी, जो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बन रखी है ये भी क्या हो जाएगी, टूट जाएंगी। ये भी टूट जाएंगी, ये भी टूट जाएंगी, और ये टूट कर इस तरह से यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये
टूटकर ब्लड के रूप में, यहां से ये टूटकर ब्लड के रूप में ये बाहर, और ये भी इनके साथ बाहर, इसके टुकड़े टुकड़े, ये टुकड़े टुकड़े, ये देखो ये टुकड़े टुकड़े, और ये ब्लड के रूप में सर्विक्स से वेजाइना के थ्रू बाहर हो, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशंस। और इस फ्लूइड को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, इस फ्लूइड को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल बन रखी है, यूट्रस में एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल बन रखी है, वो डिजेनरेट हो जाती है और टूट के ब्लड के रूप में नीचे आ गई। साथ साथ ये रप्चर्ड एग, ये दोनों ही यहां पर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक, ब्लड के साथ साथ, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल का जो ब्लड है, उस ब्लड के साथ साथ क्या निकलेगा, ये रप्चर्ड एग, यानी टूटा हुआ एग भी यहां से रिलीज हो जाता है। और जो ये रिलीज होता है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं क्या, ये ब्लड जो है, ब्लड के साथ एग जो है, इस फ्लूइड को कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ये चीज, ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है। अब क्या होगा, जिसमें जो है, जैसे इस महीने मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आ गया, इस महीने कोई एग नहीं मिला तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड हो गया, मेंस्ट्रुएशंस हो गया। लेकिन अगले महीने भी कोई एग, मतलब कोई फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म नहीं मिला, तो अगले महीने भी यही चीज होगा ना, अगले महीने इस ओवरी से एग रिलीज होगा, अगले महीने भी अगर इसको स्पर्म नहीं मिला तो यही चीज होगा, और अगले महीने भी नहीं मिला, उसके अगले महीने भी नहीं मिला तो उसके अगले महीने भी फिर से यही होगा। तो ये साइकिल चलती रहती है, ये साइकिल चलती रहती है तब तक जब तक क्या नहीं हुआ, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। ये हर महीने चलती रहती है। ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है हर महीने निकलता रहता है, 28 से 30-32 दिन में ये हर महीने निकलता रहता है, 28 से 30वें दिन के बीच में ये हर महीने निकलता रहता है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ठीक, तो इसी चीज को क्या कहते हैं कि ये रिपीटेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या फिर रिपीटेशंस ऑफ मेंस्ट्रुएशंस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि जब ये मेंस्ट्रुएशंस रिपीट होता है मंथ टू मंथ, यानी कि 28 से 32-33 दिन में ये रिपीट होता रहता है, तो इसी रिपीटेशंस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। समझ में आई बात? ठीक, तो एक बात ध्यान रखना है, इस मेंस्ट्रुअल, अगर मैं बात करूं, अगर मेंस्ट्रुएशंस का मैं बात करूं, मेंस्ट्रुएशंस होता क्या है, अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशंस है ना। तो मेंस्ट्रुएशंस क्या होता है भाई, मेंस्ट्रुएशंस क्या होता है, मेंस्ट्रुएशंस क्या होता है, क्या होगा, मेंस्ट्रुएशंस क्या होगा भाई, सिंपली रिलीजमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, रिलीजमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड फ्रॉम वेजाइना। रिलीजमेंट, यहां पर क्या लिखोगे, रिलीजमेंट, रिलीजमेंट ऑफ menstrual fluid from vagina से menstrual fluid release होगा when if egg doesn't fertilize, यानी कि अगर egg क्या नहीं होगा, fertilize नहीं होगा, if egg not fertilized, if egg ये जो है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड जो है कब निकलेगा, नहीं बाहर निकलेगा वजाइना से, और इसी को हम क्या कहते हैं, उसी चीज को क्या कहते हैं, दिस फेनोमेनन इज नोन एज मेंस्ट्रुएशंस। उसी फेनोमेनन, उसी घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं भाई, दिस फेनोमेनन इज नोन एज, दिस phenomenon is known as, this phenomenon is known as menstruations। इसी को क्या कहते हैं, menstruations। इसी को क्या कहते हैं भाई, menstruation। इस घटना को menstruations कहते हैं। अब ये menstruations fluid यहां पर क्या बोल रहा है, menstrual fluid, ये menstrual fluid। थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें डिजनरेटेड एग प्रेजेंट होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज इक्वल टू क्या होगा, डिजनरेटेड एग, यानी कि टूटा हुआ एग, डिजनरेटेड एग प्रेजेंट होगा, प्लस
प्लस क्या होंगी उसमें, डिजेनरेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, है ना, डिजेनरेटेड, है ना, या फिर ब्लड, सिंपल हम कर सकते हैं ब्लड। और ये ब्लड कहां से होगा, ये ब्लड किससे बना होगा, एंडोमेट्रियम के एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल से, है ना, ब्लड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। उसी चीज को क्या कहते हैं, ये चीज अपने पास क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या होगा, ये एग होगा, डिजेनरेटेड एग, और साथ साथ क्या, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल है वो डिजेनरेटेड उड़ के उसका ब्लड बन जाएगा। ये दोनों ही चीजें होती हैं किसमें, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में। अब ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड हर महीने 28 से 30 से 32 दिन में आता रहता है, और ये रिपीटिशंस होता रहता है एवरी मंथ, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार पॉइंट, मेंस्ट्रुएशंस रिपीटेड एवरी मंथ, है ना, menstruations repeated every month, यानी कि हर महीने ये रिपीट होता है, कब, 28 से लेकर 30 या फिर 32 दिन, बिटवीन 28 टू 32 डेज। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी रिपीटिशंस को, है ना, दिस रिपीटिशंस इज नोन एज, दिस रिपीटिशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज, दिस रिपीटिशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल is known as क्या, this this क्या हो जाए, this repetitions of menstruations is known as menstrual cycle, इसी को क्या कहते हैं भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आई बात समझ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एट प्यूबर्टी में सबसे पहले देखो, सबसे पहला एग रिलीज होगा प्यूबर्टी एज में, 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में, इसमें सबसे पहला एग रिलीज होगा, तो उसी में अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा। तो जो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन होता है गर्ल्स में, जो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसको नाम देते हैं मेनार्च। काफी इंपॉर्टेंट बात, मेनार्च। यहां पर स्टार पॉइंट, मेनार्च क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस एट प्यूबर्टी में जो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशंस होता है ना, यानी सिंपल यहां पर क्या लिख देंगे, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस एट प्यूबर्टी में ही होगा ना ये, है भाई प्यूबर्टी में तो होगा, जवानी में तो यानी 10-11 साल की जब वो गर्ल्स होगी तभी उसमें पहला एग रिलीज होगा, 10-11 साल या 12 साल में। ऐसा तो नहीं है किसी बुढ़िया में एग रिलीज हो रहा हो, है ना। तो कहने का मतलब है 10-11 साल में ही वो क्या होगा, फर्स्ट एग रिलीज होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनार्च कहते हैं। और लास्ट एग जब रिलीज होता है, कब होगा लास्ट एग रिलीज, 50 से 55 से, मतलब 45 से 55 साल के बीच में, यानी 45 टू 50 ईयर्स के बीच में। तो जब लास्ट एग रिलीज होगा, जब उसके बाद उसमें एग रिलीज नहीं होगा, या फिर जब लास्ट मेंस्ट्रुएशंस होता है, तो उस लास्ट मेंस्ट्रुएशंस को कहते हैं क्या, मेनोपॉज। वो काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुएशंस उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज। पॉज का मतलब रुक गया, पॉज का मतलब स्टॉप हो गया, स्टॉप मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक। यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन को ही क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। अब लास्ट मेंस्ट्रुएशन कब होता है,
उसके बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा, उसके बाद एग रिलीज नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद उसमें एग बचे ही नहीं है ना। हमने बताया था 420 होते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं पूरे के पूरे, है ना। तो यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन जब होगा एट एज ऑफ एट 45 to 50 years ओल्ड फीमेल में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज। पॉज का मतलब रुक गया, अब मेंस्ट्रुएशन रुक गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जहां पर एनसीईआरटी में ये चीजें पूछी जाती है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, उसी रिपीटेशंस ऑफ मेंस्ट्रुएशंस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल जो होता है उसको मेनार्च कहते हैं, ये प्यूबर्टी में होगा, जब गर्ल्स 11-12 साल या 10-11 साल की होगी, उसमें पहला एग रिलीज होगा, उसको मेनार्च कहते हैं। और जब वो रुकेगा, मेंस्ट्रुएशन रुकेगा, लास्ट मेंस्ट्रुएशन जब होगा 45 to 50 ईयर में, उसको क्या कहेंगे, मेनोपॉज कहेंगे। समझ में आया आदित्य के? आदित्य के समझ में आया? इल्मा के समझ में आ गई ये बातें, है ना? कोई डाउट है तो पूछ ले, है ना? तो छाप ले भाई धीरू, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लो, डाउट है तो पूछ लो, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। इतना ही है 10th में, इससे ज्यादा नहीं है 10th में। इससे ज्यादा क्या है 12th में, कि भाई वो रप्चर्ड होके जो एग जो है क्या क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिकेंस, वो सारी चीजें तुम्हारे पास नहीं है। सिंपल इतना ही तुमने याद रखना है 10th वालों ने। इतने में कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लो भाई, अरे कुछ पूछ लो, इतने में समझ में नहीं आए तो। सबको समझ में आ गया कंडोड़ी, है ना? तो छाप लो इसको।